गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23। विषय है गणित, कक्षा है 10वीं, मतलब कक्षा 10वीं का हम गणित का पेपर लेके आए हैं आपको, प्रैक्टिस पेपर 2023 का। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हम अभी तक आपको सॉल्व करा चुके हैं इंग्लिश के सारे सेट्स और विज्ञान के सारे सेट्स। अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं गणित के सारे सेट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे सेट ए। इसके बाद आगामी वीडियो में हम कराएंगे आपको सेट बी, सी, डी और इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर लगवाएंगे। तो इन क्वेश्चन पेपर को आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम पेपर आपका सेट होने वाला है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2023 का प्रैक्टिस पेपर गणित सब्जेक्ट का कक्षा 10 के लिए है और ये सारा पेपर हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। बहुत डीपली तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बता देंगे। और अगर आपको डीप में जाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल दीजिए तो हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर शीट भी है जो हमने सारे सॉल्व करके यहाँ पे रख रखे हैं और यहाँ पर आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करने हैं। तो आप ये क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आप शुरू में देखेंगे तो यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन। समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक जो है वो 75 के रहेंगे। सेट ए है, आने वाले वीडियो में सेट बी, सी, डी हम सारे सब्जेक्ट की कराएंगे आपको। तो निर्देश हम पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सारे प्रश्न हमको करना है। दूसरा है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख लिखें। ये देखिए यहाँ पे हर प्रश्न के सामने उसके अंक जो हैं यहाँ पर दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लिए। बहुत ध्यान से ये हमको पेपर में पढ़ने हैं ताकि एग्जाम में हमसे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। एक बार मैं फिर आपसे कहने वाला हूँ, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से पेपर आपका सेट होगा। तो बहुत ध्यान से आप कर लीजिए। तो हम चलते हैं आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, ए और बी। इस प्रकार हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 64 और इनका महत्तम समवर्तक जो है वो 16 है। तो हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए ऐसा अगर सवाल दिया हो कि आपको गुणनफल दे रखा हो और आपको एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम निकालना हो आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दी हुई संख्याओं का गुणनफल मतलब कि a इंटू बी और अपॉन में आप इसके कर दोगे एचसीएफ, मतलब महत्तम समवर्तक। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो हम यहाँ पर करते हैं a इंटू बी, यहाँ पर हमको दे रखा है, ये देखिए 64। ठीक है, अपॉन में हम करेंगे एचसीएफ ये हमको दे रखा है यहाँ पर 16। तो यहाँ पर हम 16 डिवाइड बाय 16 कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 4। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। बहुत डीपली हम इसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डीप में अगर आपको जाना है तो हमारी और वीडियो को आप देख सकते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी द्विघात बहुपद है, ये देखिए बहुपद है इसमें और 2 घात है इसकी, इसलिए ये द्विघात बहुपद है कि शून्यांक अल्फा प्लस बीटा जो है इसके शून्यांक हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आप यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, 2 शून्यांकों का। अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू होती है c/a। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। तो आंसर आपका क्या होगा, c/a। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले का, यदि ध्यान से देखिएगा आप, यदि
इज इक्वल टू, यहाँ पे बराबर है बी अपॉन बी टू के, और ये भी बराबर है सी अपॉन सी टू के। ये तीनों मतलब यहाँ पे बराबर हैं, सारे जो है वो बराबर है, समान है। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कौन सा हल होगा। हम जानते हैं दो रैखिक समीकरण दिए हों और ये कंडीशन बनती है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। कुछ में यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, कुछ में यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, एक टू हैं, बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हमको मालूम है कि हमेशा अनंत हल होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, अनंत अनेक हल होंगे। तो ये उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, और कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर का है, पहले का चौथा। यहाँ पर दे रखा है श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इस सीरीज में, तो यहाँ पे देखिए आप 6 इंटू 2 करोगे, 6 इंटू 2 करोगे तो 12, 6 इंटू 3 करोगे तो 18। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 का टेबल चल रहा है, 6 2 जा 12, 16। तो कौन सा पद 54 होगा। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा फंडा यहाँ पे लगा देते हैं। वैसे तो हमको ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 6 9 जा 54 होता है, तो हमारा 9वां पद होगा। अगर बड़ी संख्या होती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 54 यहाँ पर पूछा है कौन सा पद और किसका, 6 का। तो 54 को डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो हमारा कौन सा पद होगा, 54 जो है वो कौन सा पद होगा, 9वां। तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपका पहले का 5वां जो है वो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम। त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब एंगल B का मान क्या होगा, कोण B क्या होगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AB का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 108, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 108 आएगा। AC का स्क्वायर जब आप करोगे यहाँ पर तो वो आएगा 144, 144 सेंटीमीटर। और यहाँ पर BC का आप स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए हमारा फार्मूला बन रहा है AC, आप ध्यान से देखिए पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो रहा है क्या। तो AC स्क्वायर कितना है हमारा 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है हमारा 108 प्लस BC का स्क्वायर कितना है 36। आप इसको ऐड करोगे तो ये 144 इज इक्वल टू 144 आ रहा है, मतलब हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका जो एंगल बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, इस तरीके का त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो है वो कोण B जो आएगा, अगर ये ABC है तो ये कोण B जो है वो 90 डिग्री का आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सी। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चल, वो है दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर A x1 y1 और B बिंदु जो दे रखा है x2 y2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होगा। तो फार्मूले में हमेशा आपको याद रखना है, याद करके रखना है ये फार्मूला। तो इसका जो होगा बीच की दूरी वो होगा AB इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, यहाँ पर बीच में प्लस होगा और यहाँ पर दोनों x2 माइनस x1 और यहाँ पर y2 माइनस y1, ये आपका आंसर होगा। इसे याद कर लेना है आपको, इनके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, ब्लैंक यहाँ पर, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपने डेफिनेशन याद की होगी। तो यहाँ पर जो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को जो होता है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर आपके अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरे का दूसरा द्विघात समीकरण के विभक्तिकर
का सूत्र d इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो आपने याद कर लिया होगा, और याद नहीं किया है तो कर ले। बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्तिकर का सूत्र है ये फार्मूला। इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में आते भी हैं, तो ये फार्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसी सेट में भी ये वाला इससे सॉल्व होने वाले इसके क्वेश्चन यहाँ पर अभी आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद 3 + 2n है, तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए n व पद बोल रहा है वो, n व तो क्या दे रखा है यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 + 2n। ये n व पद है, यानी कि हम इसको an लिख सकते हैं। यहाँ पर n व पद है तो an इज इक्वल टू 3 + 2n। यहाँ पर ये n जो है वो पद को बताता है, n क्या है, पद को बताता है। तो ये कौन सा पद है, ये n व पद है। अगर यहाँ पर n की जगह हम लिख देते हैं 1, तो ये हो गया a1 इज इक्वल टू a1 मतलब ये पहला पद, और इसमें 3 प्लस और n की जगह हमको क्या रखना है 2 × 1, तो ये पहला पद निकल जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2 × 1 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 5। अब इसने कोई सा भी पद पूछा होता, यहाँ पर हम n की वैल्यू वो पुट कर देते। जैसे a2 की वैल्यू पूछी होती तो a2 इज इक्वल टू हो जाता 3 + 2 × 2। तो इसका इंटू करोगे तो 4 4 + 3 तो ये 7 आएगा। तो a2 मतलब दूसरा पद क्या होगा 7 ही, पर यहाँ पर क्या पूछा है प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन सा होगा 5। ये समझ में आ गया होगा आपको। हमारे चैनल पर हम आपकी सारी क्लासों के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते भी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सारे सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिल जाएं। सारे सब्जेक्ट हम आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हमारी क्लास अवेलेबल है, आप जैसे चाहें वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख सकें। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा। ये डेफिनेशन ही है, याद होगी आपको। मतलब अगर समान कोण के त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है या समान होता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर ऊंची मीनार है और उसके तल से पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। इसके लिए आप थोड़े ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए आप, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ ये चीज़, और फिर उसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। हालांकि सॉल्व करने का इतना समय नहीं है हमारे पास, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, आप लोग स्किप करते हो, तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए मेहनत हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये 3 मीटर ऊँची मीनार है। तो हम यहाँ पर एक मीनार मान लेते हैं ये, तो ये 3 मीटर, देखिए मैं यहाँ पर आप देखेंगे साइड में ये 3 मीटर मीनार हो गई, और इसके मीनार से पाद से मतलब नीचे से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी। तो यहाँ पर 3 मीटर इस तरफ जाएंगे, इसकी दूरी बनाएंगे, ये 3 मीटर ऊंची मीनार हो गई। इस तरफ हम जाते हैं तो ये 3 मीटर हमको जाना है। तो ये देखिए 3 मीटर की जगह हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, बात एक ही है। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंची यहाँ पर मीनार है, 3 सेंटीमीटर हम दूरी पे अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए इसके सारे कोण यहाँ पर बन गए हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर ऊंची मीनार हो गई। यहाँ पर सेंटीमीटर में हमने छोटा दिखाने के लिए सेंटीमीटर में दिखाया है, बाकी ये मीटर या सेंटीमीटर आप जो भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर है, तो ये जो है वो मीनार हो गई 3 मीटर की। ये इसके पाद से मतलब यहाँ से इसके 3 मीटर दूरी पर, ये 3 मीटर दूरी पर यहाँ पर इसकी मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी से यहाँ से क्या पूछ रहा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको दिख रहा है उन्नयन कोण कितना बना 45 डिग्री का। ये कैसे हुआ वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए ध्यान से कि ये हम यहाँ पर एक मीनार मान लेते हैं। ये मीनार है हमारी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो ये देखिए 3 मीटर ऊंची हमने एक मीनार मान ली। यहाँ पर 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो यहाँ से हम चलते हैं, देखिए
यहाँ से हम चलते हैं तो 3 मीटर की दूरी पर, ये 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है ये वाला। इससे यहाँ से हमको इसकी ऊंचाई से, मीनार की ऊंचाई से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसके बीच में जो कोण बनता है उसे हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम देख चुके हैं वो 45 डिग्री आएगा। वो कैसे आता है वो आप देखिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं, तो हमको ये वाला कोण सी जो है वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमको ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हमको दे रखा है ए बी की लंबाई दे रखी है 3 मीटर और इसकी लंबाई भी दे रखी है हमको 3 मीटर। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है लंब और ये हमारा है आधार। ये है लंब और ये है आधार। तो हमको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू, इसे हम थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, लंब हमारा है 3 मीटर का और आधार भी हमारा है 3 मीटर का। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा 1 की वैल्यू हमको पता है, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये सीखना है तो हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो ये दूसरे का छठा क्वेश्चन है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। कोई वृत्त है, इसके दो बिंदुओं को, कोई से भी दो बिंदुओं को कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, सही जोड़े हमको बनाना है। सही जोड़े में हम यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो ये सारे फार्मूले हैं। ये अगर फार्मूले आपको याद हैं तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगर फार्मूले आपने याद नहीं किए हैं ठीक से तो समस्या हो जाएगी। इसलिए आप ये फार्मूले बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी इनको ध्यान से, आप बहुत ध्यान से इनको सारों को याद कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये याद रखें आप। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जोड़ी हम मिलाएंगे अगर इससे, तो इसकी जोड़ी इससे मिलेगी हमारी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ठीक है। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्र, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या होता है, आपने याद किया है या नहीं, नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो ये इसका आंसर होगा सी। अब है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपका होगा पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल को आप किस में मिला दोगे, बी में, पाई r स्क्वायर। और अब है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। क्यों, क्योंकि कोई भी घटना जो है वो या तो घटेगी या नहीं घटेगी, लेकिन उसका असंभव होना संभव नहीं है, इसलिए उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं आपको इसमें लास्ट में आपको इनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको ये चीज़ बता ज़रूर दें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। वीडियो को स्किप ना करें, और हमारी आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी कई सेट कराए जाएंगे, 2024 के भी पेपर कराए जाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम करने में कोई दिक्कत
ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर है एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। एक शब्द या एक वाक्य में यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर हमने अभी हाल यहाँ पर देखा है फार्मूला, ये देखिए आप उसको भूलना नहीं है आपको। विभक्तिकर का फार्मूला हमने अभी हाल पढ़ा था, यहाँ पर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या पूछ रहा है, किसी द्विघात समीकरण है उसके विभक्तिकर का मान धनात्मक हो, मतलब d इज इक्वल टू, हमको फार्मूला याद है विभक्तिकर का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है तो हमेशा क्या होगा, उस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमको पता है बहुत अच्छे से, समान कैसी होगी, वास्तविक और असमान। तो इसका एक शब्द में उत्तर आप क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान। कब, जब विभक्तिकर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है होती है। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें हमको लिखना है सत्य। हाँ, सारे वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होगी वो हमेशा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने, तो यहाँ पर आपको सीधा कितना लिखना है, एक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस 2 और 3 कैसे होंगे, इसको अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कैसे होते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। यहाँ पर है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसे डीप में अगर आपको सीखना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बोल दीजिएगा, तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो ये फार्मूला आप याद कर लेना। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, इसको मैं अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7। इस सीरीज में आपको इसका बहुलक आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुलक की डेफिनेशन आपको पता होगा, जो भी संख्या जितने ज़्यादा बार आई हो, जो भी संख्या ज़्यादा बार आई हो वो उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो एक ही बार है, 4 जो है वो 2 बार है, ऐसे आप काउंट कीजिएगा। तो काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 7 है एक बार, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 3 बार है। सबसे ज़्यादा वो जो है वो यहाँ पर जो आया हुआ है वो है 7। तो इसका बहुलक कितना होगा, 7। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य आपको यहाँ पर दिखाना है। सिर्फ आपको सत्य और असत्य बताना है और आपके 6 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। ये बात सत्य है या असत्य है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा तो आपको आंसर आ जाएंगे, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की हुई है, क्योंकि ये इतना टफ चीज़ नहीं है। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो असत्य है। तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है, वही विभक्तिकर जो है मैंने अभी आपको बताया था, d इज इक्वल टू क्या होता है विभक्तिकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो वो पूछ रहा है उसके मूल वास्तविक और समान होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो इसका क्या होगा, सत्य। तो ये वाला जो है वो सही है, ये गलत है। अगला देखिए आप, श्रेणी 2 -2, 2 -2 एक समांतर श्रेणी है क्या, समांतर मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो। तो यहाँ पर समान अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनवन कोण बनाती है क्या, बिल्कुल नहीं बनाती। तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, असत्य होगा। अगर इनको डीप में आपको समझना है तो आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो जो कि अभी हमारे पास हम आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय भी देख सकते हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी आप हमारे साथ हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं।
एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल, एक किनारे पर बेलनाकार बना दी गई पेंसिल है, एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। अगर एक किनारे पर बेलनाकार पेंसिल को बेलनाकार बना दे तो क्या ये एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है? बिल्कुल है। एक तरफ वो शंकु और एक तरफ बेलन का संयोजन हो जाएगा, तो ये हमारा सत्य है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोई भी घटना जो है वो या तो घटेगी या नहीं घटेगी। तो हमको पता है कि ये हमने याद भी किया होगा प्रोबेबिलिटी में कि कोई भी घटना घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रायिकता कितनी होती है? एक। ना घटने की भी होती है 1/2, और घटने की भी यही होती है 1/2। दोनों को आप जोड़ोगे तो घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 टोटल कुल। तो इससे अधिक नहीं हो सकती, ये वाला हमारा बिल्कुल सत्य है। तो आप ये क्वेश्चन के आंसर आप मिला लीजिए, मैं आपको आंसर शीट भी दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के सारे क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए, आपको आंसर की पीडीएफ मिल जाए, तो आप अपने आप से ये चीज़ें कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी यही मेंटालिटी आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से रोकती है। मैं आपको तरीका बता देता हूं। पीडीएफ तो आपको हम भेज ही देंगे, आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए, तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि मेहनत करने से ना बचें, आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़ें और फिर वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर अपने आंसर को, आपके सॉल्यूशन को हमारे आंसर, हमारे सॉल्यूशन से मैच करें। अगर वो करेक्ट होता है तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर करेक्ट नहीं है तो आप हमारे सॉल्यूशन को देख के अपना आंसर ठीक करें, सॉल्यूशन मैच करके उसे ठीक करें और आगे बढ़ें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम पेपर अच्छे से निकालना है, अच्छे से सफल होना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, ये यहाँ से यहाँ तक +13, और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्या हैं, तो क्यों हैं ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन अपने आंसर शीट पर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जो सीरीज वहाँ पर थी, जो सीरीज आपने अभी क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर देखी है, सीरीज क्या थी? 7 × 11 × 13। वही सीरीज हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख के आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो वो आप देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 7 × 11 × 13 +13, और दूसरी सीरीज लिखी है 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 +5। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सरलीकरण में करेंगे, इसके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से 7 × 11 × 13 और +13 में से हमको क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो हमने 13 को बाहर ले लिया, अंदर बचाइए। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमको मिल गया 13 × 78। अब 78 को हमको गुणनखंड बना लेने हैं। 78 के गुणनखंड आप इजीली बना लोगे, तो 1, तो ये 2 × 2 × 3 × 3 × 13, ये यहाँ पर इसके गुणनखंड हो गए। अब आप इसमें देख लीजिए दूसरे वाले में, तो यहाँ से 7 6 यहाँ से एक सीरीज है, +5 ये दूसरी सीरीज है। इसमें से हमने ये 5 कॉमन ले लिया, इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। अब इनके गुणनखंड होते नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, चूंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक है। अभाज्य गुणनखंड इन दोनों सीरीज में कितने हैं? 2 या 2 से अधिक है। और इसमें भी आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक होने पर एक को हम इसमें काउंट नहीं करते, तो एक को छोड़कर, अतः ये भाज्य संख्या हैं। ये डेफिनेशन हमने अभी ऊपर भी सॉल्व की थी कि अगर 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या, अगर गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो जो संख्या दी हुई संख्या जो होती है वो भाज्य संख्या होती है। तो ये इसको हमने इस तरीके से डिस्क्राइब करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ही अथवा का क्वेश्चन है। संख्या
5005 मतलब 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप 5005 यहाँ पर हमने लिख लिया। इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो इसको हमको 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 7 से कर दिया, 11 से कर दिया। यहाँ पर बहुत इजी है ये, आपने बहुत अच्छे से पहले भी कई क्वेश्चन किए होंगे। तो यहाँ पर 5 से, 7 से, फिर 11 से, 13 से और यहाँ तक हमने किया। तो 50005 इसके गुणनखंड कितने होंगे? 5 × 7 × 11 × 13। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। अब मैं आपको आंसर शीट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप 3 संख्या हमको दे रखी थी 6, 72 और 120, 6, 72 और 120। ये भी आपको आता होगा अच्छे से, है ना। तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सारे गुणनखंड आप यहाँ पर निकाल लेंगे, जैसे 120 के ये, 72 के ये और 6 के ये। इसे निकालने के बाद आप इस तरीके से सेट बना लेंगे। 6 के गुणनखंड हुए 2 × 6 के गुणनखंड है 2 × 3, 72 के ये है, 120 के ये हैं। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6, 72 और 120 का एलसीएम जो आएगा वो 2 to the power 3 × 3 to the power 2 × 5 यहाँ से लेते हैं हम, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 360। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया अभी 7 का अथवा का। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए, ये मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि किसी n के लिए, किसी संख्या n के लिए संख्या 4 to the power n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 to the power n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं आनी चाहिए। यह संभव है ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n। आप किसी में भी इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा नहीं, अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी। यह निश्चित कराती है कि 4 to the power n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 to the power n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। इसके हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं x² - 2x - 8 के। तो इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम चलते हैं अपनी आंसर शीट पे। क्वेश्चन नंबर 8, x² - 2x - 8 के हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्यांक कई विधि से होते हैं। सबसे इजी विधि ये है कि x² - 2x - 8 इसको हम विभाजित कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं इसके। तो इसके टुकड़े करने आपको आते ही होंगे कि यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि उसका इंटू अगर करें तो वो 8 आ जाए यहाँ पर, और यहाँ पर जोड़ने या घटाने पे हमारा माइनस के 2x आ जाए। तो हमने इसको क्या कर दिया 4x + 2x, x² - 4x + 2x। तो देखिए यहाँ पर 4x × 2x, 4 × 2 का इंटू करोगे आप तो 8 आ जाएगा। -4x में से +2x माइनस होंगे तो माइनस के 2x यहाँ पर बचेंगे। तो ये इसके टुकड़े कर दिए हमने। अब इसमें से हम क्या करेंगे x² - 4x और 2x - 8, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारा x - 4 और x - 4 बचा। तो यहाँ पर x - 4 बाहर आ गया और यहाँ पर x + 2 हमारा बचा।
इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, क्योंकि -4 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 और +2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2, इसलिए शून्यांक क्या होंगे हमारे 4 और -2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा का क्वेश्चन है। ये देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग यहाँ पर दे रखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता होगा। तो वो कैसे करते हैं वो आपको देखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप, हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, तो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये -b/a इज इक्वल टू -3 हमको दे रखा है। ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो b/a इज इक्वल टू 3। और शून्यांकों का गुणनफल हमको दे रखा है 2। शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये c/a इज इक्वल टू 2 हमको दे रखा है। यदि अब हम इसको तुलना करें तो आप देखेंगे यहाँ पर b/a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/a, और c/a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/1। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो ये a इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये b इज इक्वल टू 3, और ये c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये c इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने a और b c तीनों की वैल्यू निकाल दी। तो हमारा बहुपद क्या बनेगा, हमको मालूम है ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा बहुपद बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू इसमें हमको रख देनी है। इसमें हम जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9, द्विघात बहुपद x² - 3, ये एक बहुपद दे रखा है, इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करना है हमको। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुपद हमको दे रखा है x² - 3, इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करना है हमको। तो x² - 3 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 3, इस 3 को हम इस तरफ लेके आ गए, और x का स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस √3। तो शून्यांकों का योग कितना होगा, +√3 प्लस -√3। इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो आंसर आपका आएगा 0। तो इस टाइप के सवालों में उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ही अथवा का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ पर दे रखा है px के शून्यांकों की संख्या कारण सहित हमको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर जो बहुपद से जो निरूपित लाइन हुई है, ये वाली जो लाइन है, ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, और हमको px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात यहाँ पर करनी है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। ये देखिए, चूंकि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, जो कि मैंने बताया था किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अतः यहाँ px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे पढ़ लीजिए। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी, और 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का मैं रह जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है, तभी आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आफ्ताब की आयु को मान लेंगे और उसकी पुत्री की आयु को हम मान लेंगे, और 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद से हम दोनों समीकरण यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो वो किस तरीके से कर लेते हैं हम, ये देखिए आप यहाँ पर। माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष,
आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो वर्तमान आयु जब हमने फाइंड आउट कर ली, मान ली यहाँ पर, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी इसकी x-7, और 3 वर्ष बाद कितनी होगी x+3। इसी प्रकार हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु यहाँ पर मान ली y वर्ष, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी y-7, और 3 वर्ष बाद कितनी होगी y+3। तो अब प्रश्न अनुसार हमने क्या देखा है कि y-7 मतलब 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु जो है वो उसकी पुत्री की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 का इंटू कर दिया है इसमें हमने। इसको सॉल्व करोगे तो ये समीकरण आपका बन जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न अनुसार वो क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो ये y+3 ये 3 वर्ष बाद हमने यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे y+3 कितनी हो जाएगी आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो इसमें 3 का इंटू कर दिया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 यही इसके क्या है बीजगणितीय रूप हैं। बीजगणितीय रूप मैंने ये आपको दिखा दिए। अब ये दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों की मदद से आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ आसानी से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा है कि आपको इसका देखिए बीजीय रूप में बताना है यहाँ पर, और ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय मैंने बता दिया आपको, ग्राफ में आप बना लेना इसको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन 10वें का ही अथवा का क्वेश्चन है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का, दो चरण वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखना है जिसमें निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि किस कंडीशन में समांतर रेखाएं होंगी। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पुरानी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हम चलते हैं आंसर शीट पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये दो समीकरण लिखे, वो किस प्रकार लिखते हैं उससे पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि क्या कंडीशन बनती है कि जब हमारा क्वेश्चन फुलफिल होगा, समांतर रेखाएं कब होंगी। तो अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हमारी होती है, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू में होना चाहिए यहाँ पर, और ये नॉट इक्वल टू में होना चाहिए। इस तरीके के समीकरण हमको लिखना पड़ेगा, तब रैखिक समीकरण का युग्म जो है इससे जो रेखा निरूपित होगी वो समांतर रेखाएं होंगी। ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे समीकरण लिख लिया 2x + 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, और ये C2 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, A1/A2 की 1/2, B1/B2 की 1/2। तो ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर हो गए यहाँ पर, है ना। अब C1/C2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो वो हमने 4 या 5 यहाँ पर रख दिए। ये हमारा दिमाग का उपयोग करके हमको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी तो दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 11, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना है। इस 2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0, इसको हमको क्या करना है गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि आपको आती होगी बहुत अच्छे से, नहीं आती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए गुणनखंड विधि से इसको हमको हल करना है। तो हमको मालूम है क्या करते हैं, ये 7x का इसको ये वाला पद देखते हैं और ये वाला पद देखते हैं, इसका इंटू करते हैं हम, जितना भी आता है। देखिए यहाँ पर √2 इंटू 5 √2 का जब हम इंटू करेंगे तो वो आएगा 10, और इसको 7x को देखते हैं हम। तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसका इंटू आ जाए 10, क्योंकि ये इंटू आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए ये। तो देखिए 2 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 10, और इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 7। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, टुकड़े में कर दिया। कैसे कर दिया, 7x को हमने लिख दिया 2x + 5x। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7x, और इसका अगर इंटू आप करेंगे 2x और 5x का तो 10x यहाँ पर 10x² आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। तो ये देखिए किए होंगे। तो ऐसे इनको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, ये दो पद बन गए, एक ये वाला और एक ये। इसमें से हमने क्या किया, √2 को कॉमन ले लिया, √2 और x को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा x + √2,
और इस वाले पद में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 5, अंदर बचा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये दो पद समान हो गए तो इसको कॉमन ले लिया हमने, x प्लस अंडर रूट 2, अंदर बचा ये दोनों पद यहाँ पे लिख दिए। अब इसके इज इक्वल टू में 0 लिख दीजिए आप, और इसके इज इक्वल टू में 0 लिख दीजिए। ये लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय अंडर रूट 2। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, आपको आते भी होंगे, नहीं आते होंगे तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है यहाँ पर 21, 18, 15। 21, 18, 15 दे रखा है, कौन सा पद -81 होगा। इसके लिए आपको वो tn और n वाला फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पर प्रथम पद कहलाता है 21 और nवा पद जो हमको फाइंड आउट करना होता है वो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए चलते हैं हम अपनी आंसर शीट पर। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा का हमारा छूट गया है यहाँ पर, तो वो हम इसके बाद कर लेंगे। अभी आप ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 हमने पढ़ लिया है। तो समांतर श्रेणी हमको दे रखी थी यहाँ पर 21, 18, 15 में हम क्या करते हैं, प्रथम पद हमारा कौन सा मानते हैं हम, ए प्रथम पद कौन सा होता है, ए। तो ए इज इक्वल टू ये प्रथम पद 21 हो गया। डी हमेशा डिफरेंस होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, -3, ये डिफरेंस हो गया। माना कि tn जो है वो 81 है, क्योंकि 81 को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपने देखा है अभी, ये देखिए यहाँ पर कौन सा पद 81 है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इज इक्वल टू -81। अब tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब बस यहाँ से आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बस ए की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है। ए की वैल्यू रखने के बाद आपको एन की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, और इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इसकी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हमने ए की वैल्यू रख दी 21, एन की वैल्यू रख दी हमने, एन की वैल्यू रखनी थी, एन की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट ही करनी है। तो ये समीकरण हमारा बन गया यहाँ पर, और ये डी की वैल्यू हमने -3 यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है ना। अब इसको समीकरण को सॉल्व कर लीजिए आप। समीकरण सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 35। तो 35वां पद आपका क्या हो जाएगा, 81 जो है वो आपका 35वां पद हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया था। प्रश्न क्रमांक 11 का द्विघात समीकरण, ये वाला समीकरण दे रखा है, इसमें k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। तो दो मूल बराबर कब होते हैं वो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दो मूल बराबर करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम चलते हैं अपने आंसर शीट पर। तो ये वाली इक्वेशन हमको दे रखी है यहाँ पर, इसमें ए की वैल्यू अब कौन से समीकरण से तुलना करने पर ये वैल्यू निकलती है वो आपको अच्छे से पता होगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आप तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आपकी 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। मूल बराबर हैं, अतः विभक्ति कर d क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब वो कह रहा है मूल बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमको सॉल्व करने से हमें वो मान मिल जाएगा कि इसके मूल बराबर हो जाएं। तो इसमें हमको यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू हमारे पास है। ये इक्वेशन में हमको सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से सॉल्व होता है। ये सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता ही होगा, नहीं भी आता तो आप इसमें देख लीजिए, मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 6, मतलब एक रूट जो है वो +2 अंडर रूट 6 और एक -2 अंडर रूट 6। इसके लिए क्या होगा, ये मूल बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आकृति में डी समांतर है BC के, EC का मान ज्ञात करना है। ये आकृति दे रखी है, इसमें ABCD ये एक ट्रायंगल है, और ये D एक समांतर रेखा है किसके, BC की, जो कि यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो हमको क्या करना है, EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप।
तो यहाँ पर हमको दे रखा है त्रिभुज ABC में डी जो समांतर है BC के, तो हमारे त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, अगर ये रेखाएं समान है, समांतर हैं एक दूसरे के, तो हम कैसा लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब AD की वैल्यू हमको दे रखी है, DB की वैल्यू हमको दे रखी है और AE की वैल्यू दे रखी है, EC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ दे रखी है, तो आप एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर AD की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू हमको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, AB की वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। इस EC को हम यहाँ से उठा के इस तरफ ले गए, ये यहाँ पर, तो 1.5 इंटू EC, और इस 3 को हम ले गए ऊपर, तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, EC इज इक्वल टू हो गया 3 अपॉन 1.5, और EC की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित हैं। यदि P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज दे रखा है, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं, इसकी माप हमको दे रखी, P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तब बताना है हमको क्या, E समांतर है QR के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है PQR में, और ये हमको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, सारी क्वेश्चन से ही लिखी हुई वैल्यू है ये। P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू ये, और FR इज इक्वल टू A। तो हम इससे वैल्यू क्या निकाल लेंगे, P अपॉन E की, क्योंकि समानांतर पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, यहाँ पे आपने देख लिया है। ये देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, EF समांतर है QR के, तो इसके अकॉर्डिंग हमको P अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो कोई आपने याद की होंगी। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर इसको डीप में आपको पढ़ना है तो आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे टीचर्स के साथ रनिंग में है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। हम सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर कराते हैं। तो चूंकि P अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, इसके अकॉर्डिंग इसके बराबर नहीं है, इसलिए EF QR के समांतर नहीं है। बताइए कि ये इसके समांतर नहीं है या है, और स्पष्ट करना है। तो ये इसके समांतर नहीं है। तो ये उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको चाहें तो नोट कर लें, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आखिर में मैं आपको PDF भी इसकी दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि आपको PDF चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लीजिए आप, X और Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु X और Y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। चलते हैं आंसर शीट पर। तो यहाँ देखिए PX, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, PX बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे हैं A और B से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ हैं इसलिए PA इज इक्वल टू PB, मतलब समान दूरी पर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, PA और PB। ये बिंदु और ये बिंदु जो है वो समान दूरी पर है। अब हमारा इसका फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था वहां पे कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो ये देखो दोनों में वही फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों में माइनस और बीच में प्लस, है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी है, x माइनस x1 की वैल्यू ये है 7 और y1 की वैल्यू है 1। तो इस वाले समीकरण में, ये वाले समीकरण में हमने ये वैल्यू रख दी। यहाँ पर x2 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 5, तो वो इसमें हमने रख दी। दो समीकरण बन गए हमारे पास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आ रही है
तो ये मान के चलिए कि अगर आपसे यहाँ समीकरण बनने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये तय समझिए कि आपकी तैयारी में बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को आपको दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ये इक्वेशंस जो सॉल्व करना है ये 6th क्लास से चलता आ रहा है और अब आप 10th में। तो इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही अभिष्ट संबंध है। ये जो समीकरण निकल गया तो ये समदूरस्थ पे इसको संबंधित करेगा। तो जो हमको फाइंड आउट करना था समीकरण, तो ये अभिष्ट समीकरण इसका निकल गया जो इससे संबंध निरूपित करता है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 का। अथवा बिंदुओं, ये वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर हमारे आंसर शीट पे देख लीजिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दो बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, ए और बी, ए -5 और 7 और बी ये दे रखा है। बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, बीच में माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए। x2 माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ पर ये x1 की वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आया 4√2 इकाई। जो भी इकाई हो वो इकाई यहाँ पर लिखना है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये इसकी दूरी हो गई। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। यदि साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इतनी है, तो tan ए का मान निकालना है आपको। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, tan ए की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करते हैं आप, हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर शीट पर। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है और हमको tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए की वैल्यू ये दे रखी है, ट्राइंगल है, इस टाइप का ट्राइंगल बन गया। इसकी दूरी यहाँ पर ये सारी दे रखी थी हमको, ये हमने ट्राइंगल बनाया एक रफ, वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो साइन की वैल्यू हमको पता है क्या होती है। यहाँ पर इसको आप इसमें देखेंगे तो ये आपका क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, और ये आपका होता है कर्ण। ये सब आप जानते ही होंगे। साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये साइन ए की वैल्यू हो गई। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की तो कितना 3/5 आया। तो ये BC की वैल्यू हो गई 3, AC की वैल्यू हो गई 5, 3 के और 5 के। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग अगर हम करते हैं तो इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी, BC की 3 के और AC की 5 के। इसको सॉल्व कर लेना है हमको, आराम से इन सब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर किया तो 9k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और 5k का यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25k स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ आ गया, इसको माइनस कर देंगे, 16k आ गया। AB इज इक्वल टू 4k आ गया। मतलब यहाँ पर हमारी तीनों की वैल्यू निकल गई। ये देखिए BC की निकल गई, AB की निकल गई और AC की वैल्यू यहाँ पर। तो tan थीटा का tan A की वैल्यू हमको निकालना है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, लंब बटे आधार। tan की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है और उससे हमको tan A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दी और ये tan A की वैल्यू हमारी निकल गई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन अभी इसी का अथवा का क्वेश्चन है, वो अब आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा का क्वेश्चन है। यदि tan A इज इक्वल टू cot B तो सिद्ध कीजिए A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, तो ये मैं आपको डिटेल में इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। हमको ये प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से आपके हर बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
तो हमको चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला और चित आएगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं, या तो वो चित आएगा या पट आएगा। तो उसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है कि कब चित आएगा और कब पट आएगा, है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। चलते हैं आंसर शीट पर। ये देखिए, ये कुल प्रकार यहाँ पर लिख दिए एच, ये हेड, और ये टेल के लिए टी लिख दिया। एन एस इज इक्वल टू 2। दो प्रकार होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक चित प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका, एक बार सिक्का उछाला गया है चूंकि, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अभी अगर चित आएगा तो उसका प्रकार कितना होगा, एक, क्योंकि एक ही बार चित आ सकता है एक बार उछालने में, और एक ही बार पट आ सकता है एक बार उछालने में। ठीक है, तो ये एन ई मतलब एक ही प्रकार है एक चित आने का। तो हम क्या करते हैं, इसकी हमको प्रायिकता निकालनी है कि चित आएगा तो उसका फार्मूला क्या कहलाएगा। फार्मूला जो होता है वो होता है पक्ष में प्रकार और कुल प्रकार। पक्ष में प्रकार कितने हैं कि चित आए, तो पक्ष में प्रकार एक ही है कि एक ही तरीके से चित आ सकती है। सिक्का हमने उछाला, वो चित आए, वो हमारा पक्ष है। पक्ष है तो चित आएगा, उसके लिए क्या होगा, एक ही तरीका है, एक ही बार चित आ सकती है। तो यहाँ पर ये पक्ष में प्रकार एक, और कुल प्रकार मतलब या तो चित आएगी या पट आएगी। तो ये हो गया एन एस, मतलब कुल प्रकार कितने हो गए, 2। तो इसके अपॉन में ये हमारी प्रायिकता निकलती है 1/2। और इसी प्रकार पट अगर आएगा तो उसमें भी पक्ष में प्रकार कितना होगा, 1, और कुल प्रकार कितने होंगे, 2। तो सेम वही 1/2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। यानी कि कुल प्रायिकता कितनी है, 1। इनको आप ऐड करोगे तो आएगा 1, जो कि हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रायिकता कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वो वाला क्वेश्चन भी आप रिमेम्बर रखे, तो वो यहाँ से हो गया। बाकी इसकी चित में आने की, चित आने की प्रायिकता 1/2, और चित ना आने की प्रायिकता भी 1/2, मतलब हेड आएगा तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है 16 का ई अथवा का, यदि P इज इक्वल टू इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको 1 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमको पता है कि कुल प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 1, है ना। और यहाँ पर एक प्रायिकता दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए आप। उसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये प्रायिकता दे रखी है 0.05। नहीं के लिए 1 में से हमको इसको माइनस कर देना है, क्योंकि कुल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये नहीं की, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे चिट आने की अगर ये है तो नहीं आने की भी यही होगी, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है। इसलिए यहाँ पे हमने 1 में से इसको माइनस किया है। कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके और मुझे बता दीजिए, ताकि आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक मतलब रैंडमली निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा लाल हो, नीला हो या कोई भी हो। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहीं पर आप देख लीजिए, कितने बक्से में कितने बॉल हैं, कितने कंचे हैं, 3 नीले हैं, 2 सफेद हैं, 4 ये हैं। तो जब भी उसमें से वो निकाला जाएगा कोई भी कंचा, तो कुल प्रकार कितने होंगे, तो कुल होंगे 4, 2, 6, 3, 9। मतलब पीएस कितने हो जाएंगे आपके, 9। टोटल प्रकार कितने हैं, 9। अब इसमें से कोई भी एक निकाला जाता है। नीले का पूछता है तो फेवर में कितने हैं, 3। 3 में से कोई एक निकल जाए। सफेद का पूछता है तो फेवर में कितने हैं, 2। कोई भी 2 में से एक निकल जाए। लाल की पूछता है तो फेवर में कितने हैं, 4। तो कोई भी एक 4 में से निकल जाए। तो टोटल प्रकार कितने हैं, 9। और पक्ष में प्रकार नीले के 3, सफेद के 2 और लाल के 4 हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, चाहे लाल का पूछे, नीले का पूछे या किसी का भी पूछे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बहुत ईजी है। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको बहुत इजीली तरीके से वो आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। तो कुल कंचे कितने हो गए, 9। तो NS मतलब प्रकार कितने हो गए, 9, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब वो पूछ रहा है
ईवन मतलब कंचा लाल हो। लाल हो तो लाल के लिए कितने हैं 4, तो फेवर में कितने हो गए 4, और टोटल कितने हैं 9, तो फेवर में पी ईवन, ये फेवर में, इसका क्या होगा एन ईवन। एन ईवन मतलब फेवर में कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं वो, तो 4/9, तो ये लाल का हो गया। इसी प्रकार अगर सफेद का पूछेगा तो 2/9, वो सफेद का हो जाएगा। नीले का पूछेगा 3/9, तो वही यहाँ पे हो रहा है। देखिए आप, नीले का पूछ रहा है तो 3/9 आ गया यहाँ पर, ये पक्ष में प्रकार, ये कुल प्रकार, तो ये 1/3 यहाँ पर आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर व्हाइट का पूछ रहा है, ऐसे ही व्हाइट का आप निकाल लेंगे, किसी का भी पूछे वो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी का 17 का ही, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब हैं मतलब कुल प्रकार 20, 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब याद रक्षा रैंडमली निकाला गया। इसकी प्रायिकता क्या है कि बल्ब खराब हो। खराब हो, खराब कितने तरीके से निकल सकता है 4 तरीके से। कुल बल्ब 20 तो कुल तरीके 20 हो गए। फेवर में कितने हो गए, पक्ष में कितने हो गए 4, क्योंकि खराब निकालना है। खराब इन 4 में से कोई एक निकलेगा तो हमारा सवाल सही होगा। तो ये पक्ष में, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए आप। वैसे ही सेम है, तो कुल बल्ब कितने हैं 20 है ना, तो कुल प्रकार कितने हो गए 20। ये बल्ब का खराब होना कितने हैं पक्ष में 4, तो 4/20, इसको आप काटोगे तो 1/5, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दिक्कत होती है तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको ये आपकी जितनी भी दिक्कत, जितनी भी परेशानी है वो डीप में जाके आपको वो सॉल्व करा सके, ठीक है ना। क्योंकि हम डीप में यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप स्किप करते हैं। फिर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आपने साल भर कंजूसी पढ़ाई में की है, मेहनत बचाई है, अभी ये इस समय पे आप अपनी मेहनत से ना बचें, अच्छे से मेहनत आप कर लें, ताकि आपका एग्जाम पेपर जो है वो बिगड़े ना। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतने मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो, अभी कुछ समय पहले इसी क्वेश्चन पेपर में हमने उसको किया है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो आप समझ गए होंगे, अगर अब वो क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो। और ध्यान से नहीं देखा होगा, वीडियो को स्किप की होगी, तो वो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया होगा, और साथ में इसको भी समझने में आपको परेशानी होगी। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन आप एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतनी मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए आप। देखिए ये हमने इसका फिगर बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इतनी दूरी पर, यहाँ पर 28.5 मीटर दूरी पर यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। 1.5 इसकी ये ऊंचाई है, तो ये दूरी इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। यहाँ ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक चिमनी है, ए से लेके यहाँ तक एक चिमनी है। CD एक प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है, ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पे बनता है, तो कोण ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H/28। ये फार्मूला tan का आपको याद होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है H, आधार कितना है 28.5, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। tan 45 डिग्री हो गया 1, ये लंब बटे आधार की वैल्यू हमने यहाँ से फिगर से ले ली है यहाँ पर, और ये H की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट हो गई। H क्या था वो फिगर में आपने देख लिया होगा। ये देखिए H जो है यहाँ से A से E तक, मतलब मीनार की लंबाई है, चिमनी की लंबाई है, वो मीनार वाला क्वेश्चन था, है ना। तो वो वहां से वहां तक निकली, तो अभिष्ट लंबाई कितनी होगी H प्लस 1.5, ये दोनों को टोटल करोगे तो 30 मीटर आपकी दूरी यहाँ पर आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझने के लिए जरूरत है। नहीं आता आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको इसको फिर से अच्छे से समझा सकूं। वो देख लीजिए आप, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है
जबकि सूर्य का 59-60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। डीवी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात आपको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और यहीं पे बच्चा मात खा जाता है, क्योंकि वो ध्यान से करते नहीं है। तो इसे कैसे करते हैं वो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने ये मीनार बनाई है, कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं वो बनाए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी दूरी हमने लगा ली। यहाँ पर ये दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। ये छाया की दूरी कितनी पड़ रही है यहाँ पर, ये सारा हमने यहाँ पर दे रखा है। इसका tan 60 डिग्री, यहाँ पर tan 30 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण है। ये देखिए, ज्यादा डीप में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो चुकी है। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप बता दीजिए, मैं एक एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। तो ये कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। आपको पीडीएफ अगर चाहिए इसकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, केंद्र से दूरी दे रखी है और स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर दे रखी है। ये देखिए कैसे करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये फिगर आउट कर लिया। यहाँ पर AC की दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज बना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है। चूंकि AB स्पर्श रेखा है, यहाँ पर जो AB है जो स्पर्श रेखा है, और CB वृत्त की त्रिज्या, वो वृत्त की त्रिज्या है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अतः CB लंब होगा AB पर, CB जो है वो लंब होगा AB पर। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैल्यू पुट जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका कर्ण की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। BC की वैल्यू आपकी आ गई। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर निकल जाएगी। कोई समस्या इसमें नहीं होगी, अगर है तो आप मुझे फिर बता दीजिए, तो मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगा। वीडियो में बने रहें, आप वीडियो को पूरा देखें और इससे पहले वाली वीडियो को भी आप देख लीजिए, जिसमें हमने आपके साइंस के और इंग्लिश के सारे सेट सॉल्व किए हुए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का है, प्रश्न क्रमांक 20 और प्रश्न क्रमांक 21-22 इसमें बचे हुए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो चूंकि लंबा हो चुका, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको समस्या फिर भी आएगी तो मैं आपको और बता दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी प्रायिकता का ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे नंबरों से आते हैं, अच्छे नंबरों के आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है एग्जाम में, बहुत अच्छे से इसको आपको कर लेना है, ताकि आपके ज्यादा नंबर बिल्कुल पक्के हो सकें। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें करने में कोई समस्या होती नहीं है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। किसी स्कूल की कक्षा X के, एक स्कूल है कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त अंक ये दे गए हैं। 30 विद्यार्थियों की संख्या है और उनके 100 में से कितने अंक आए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन, माध्य, मध्यिका और बहुलक 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें माध्य पूछा गया है, कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ये प्राप्तांक दिए हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या दी है। मैं आंसर शीट पर दिखा देता हूँ कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। देखिए प्राप्तांक कितने हैं उसको x ले लिया, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है f, और f और x का आप इंटू करोगे तो fx आपका यहाँ पर निकल जाएगा। क्वेश्चन में से आपको लेना है ये सारी वैल्यू, ये x और ये f, आपका f और x इसका इंटू करते जाएंगे और यहाँ पर आप लिखते जाएंगे आंसर शीट में। यहाँ पर तो fx निकल जाएगा आपका। इन सब का आप टोटल करेंगे नीचे। यहाँ पर देखिए योग आपने किया, योग किया तो आपकी यहाँ पर ये x की और fx की वैल्यू आपको तीनों की निकल जाएगी। यहाँ पर ये निकाल लिया आपने और ये निकाल ली समेसन fx की वैल्यू। तो माध्यांक का फार्मूला क्या होता है, समेसन fx, समेसन मतलब पूरे का सम, और समेसन f। तो ये समेसन f हमारा 13 आया, समेसन fx ये है, तो इसका डिवाइड ये कर दिया, इसका आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका अगला क्वेश्चन करना है। 23 आपका जो है अथवा का क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों में से प्राप्त अंक इतने हैं। सर्वेक्षण के जो भी किया उन्होंने, ये परिवार माप ये है, परिवारों की संख्या ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर परिवार की संख्या और परिवार की माप और परिवार की संख्या यहाँ पर हमने डाल दी है। बहुलक निकालना है तो बहुलक आप देखिए सबसे ज्यादा बार जो आएगा वो बहुलक वर्ग है, तो ये बहुलक वर्ग यहाँ पर हो गया। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये बहुलक का फार्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर इजीली निकल जाएगा। इसके बाद में मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में हमने नहीं बताया है। डीप में आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में जाके आपको हमको बताना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हो उनको बता दीजिए। यहाँ पर ये देख लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, मैंने आंसर शीट आपको दिखाई दी है और आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। आने वाली वीडियो में हम सेट बी, सेट सी, सेट डी 2023 के और 2024 के साथ चारों सेट वो सॉल्व कराने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के सारे सेट सारे क्लासों के वो हम हमारे इस चैनल पे कराने वाले हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हम तैयारी कराते हैं, तो हमारी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।